हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। जो सबसे पहला यहाँ पर कमेंट है वो आकाश का है। थैंक्स ब्रो, आई एम करेंटली वर्किंग इन पीपीसी फ्रॉम लास्ट 2 years. Alongside with PPC, I also manage the Meta Ads accounts for SaaS and D2C brands. But I don't have much experience in paid social. I want to learn Meta Ads and its framework on advanced level to manage and scale accounts perfectly. I recently watched your D2C new Meta Ads course video. Is this is something that can help in advanced paid social journey? Yes, absolutely. जिस कोर्स की आप बात करें, परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप फॉर मेटा एड्स स्पेशली फॉर D2C ब्रांड्स, वो वाला जो कोहर्ट है काफी एडवांस कोहर्ट रहता है और उसमें आप D2C रिलेटेड सारी चीजें सीख जाएंगे। इवन कैंपेन्स को किस तरीके से स्केल करना है और क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स जिनकी आज के टाइम में बहुत ज्यादा बात होती है, वो क्रिएटिव फ्रेमवर्क्स आपको किस टाइप से अप्लाई करने हैं, कैसे नए नए आपको एड सोचने हैं, कैसे डिफरेंट फनल्स के अकॉर्डिंग आपको नए एड सोचने हैं, एड्स की कौन सी मेट्रिसेस होती हैं, एड्स के बेसिस पे स्केलिंग किस तरीके से करनी है, ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी उस कोर्स के अंदर। और ये वाला जो हमारा कोर्स है ये हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में से एक है। नेक्स्ट यहाँ पर अली का क्वेश्चन है, आई एम करेंटली परसुइंग अ बैचलर डिग्री इन डेटा साइंस व्हाइल वर्किंग एज अ जूनियर SEO प्रोफेशनल. आई एम इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग अ करियर दैट कंबाइंस बोथ फील्ड्स and I believe a role such as marketing analyst could be suitable path. Would you recommend this direction or would it be more beneficial to specialize fully in either SEO or data science? देखिए, जो आपने यहाँ पर बात करी ना कि बैचलर्स डिग्री आप डेटा साइंस के अंदर कर रहे हैं, तो अगर वहां पर आप डेटा एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स जो है वो सीख रहे हैं, तो उसी का एक पार्ट होता है बेसिकली वेब एनालिटिक्स। अब वेब एनालिटिक्स के अंदर आप वेबसाइट पे आए हुए जनरली जो ट्रैफिक है उसको आप एनालाइज करते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक को। सो वेबसाइट ट्रैफिक का एक सोर्स हो सकता है SEO। तो अगर आपके SEO के फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप और बेहतर तरीके से SEO से आए हुए ट्रैफिक को जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसको आप एनालाइज कर पाएंगे, अच्छे रिकमेंडेशंस जो है वो दे पाएंगे। तो आपको एक मार्केटिंग की भी एज मिल जाती है और साथ ही साथ आपको डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस भी है वो भी आपको समझ में आ रही है। तो अगर आप ओवरलैप करके काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी निश जरूर हो जाएगी बट डेफिनेटली ये पावरफुल प्रोफाइल जो है वो होगी, बिकॉज ऐसी प्रोफाइल जनरली लोगों की नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आरव का, सर कुड यू प्लीज कंसिडर दिस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट संडे चर्चा। आई एम करंटली वर्किंग एज अ मीडिया बायर एंड प्लानिंग टू स्टार्ट माय ओन एजेंसी फोकस्ड ऑन पेड एड सर्विसेज, लीड जनरेशन एंड ई-कॉमर्स। बिफोर आई बिगिन आई डिड रियली अप्रिशिएट योर गाइडेंस ऑन अ फ्यू पॉइंट्स. First is, do we need to be highly experienced or expert level before starting an agency or can we begin while still learning and improving? देखिए, सीखते तो आप जीवन भर हैं बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। अगर आपने कहीं से केवल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप एजेंसी रन कर लेंगे, वो एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ठीक है मेरे को लोगों को ही तो हायर करना है, मैं लोगों को हायर कर लूंगा और उसके बाद मैं एजेंसी अपनी रन कर पाऊंगा अच्छे से। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको टेक्निकली चीजें नहीं आती हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके लिए भी मुश्किल होगा एजेंसी को रन करना। तो आप कहीं पर जॉब वगैरह करके पहले कुछ एक्सपीरियंस जो है वो ले सकते हैं, समझ सकते हैं एजेंसीज किस तरीके से काम करती हैं, क्लाइंट्स लाने के कौन से डिफरेंट तरीके होते हैं, किस टाइप से क्लाइंट्स को रिटेन किया जाता है, एम्प्लॉयज को कैसे हायर किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। अगर किसी एक भी चीज में आपने गलती कर दी तो आप एजेंसी नहीं चला पाएंगे। और जो आपने लर्निंग की बात करी वो तो आप जीवन भर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट की चेकलिस्ट और फैक्टर शुड वी कंसीडर बिफोर लॉन्चिंग एन एजेंसी। बहुत सारी चीजें, मैं एक चेकलिस्ट जो है वो नहीं बना सकता यहाँ पर, बहुत सारी चीजें। कुछ होगा तो मैं यहाँ पर जो है वो एक फैक्टर्स की लिस्ट लगा दूंगा, उसको आप देख सकते हो। हाउ शुड वी स्ट्रक्चर और प्राइसिंग, फिक्स्ड मंथली रिटेनर्स, परफॉर्मेंस बेस्ड और अ हाइब्रिड मॉडल। देखिए, सारे ही प्राइसिंग मॉडल चलते हैं। अगेन, ये शुरुआत में आप नहीं डिफाइन कर सकते मैं क्या चार्ज करूँ। देखिए, अभी आप बिल्कुल बिगिनर है, अभी आपको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लीजिए तभी आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। अब इन क्वेश्चंस का आंसर अगर आप मेरे से चाहते हो तो मैं अपनी चीजें आपको बता सकता हूँ, बट मेरा इकोसिस्टम अलग है, मेरी जो लीड्स आ रही हैं उनका सोर्स अलग है, मेरे साथ एक पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो जुड़ी हुई, मेरी सर्विसेज अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, मेरा पोर्टफोलियो अलग है। तो बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है। तो ये वेरिएबल्स, ये फैक्टर्स आपके सिनेरियोज में अलग होंगे। तो जब तक आपको अनुभव नहीं होता है, जब तक आप प्रैक्टिकली चीजें नहीं करते हैं, इन चीजों का आंसर अगर मैंने बता दिया तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा भाई, हम अपनी एजेंसी के अंदर, अगर आप ये जानना ही चाहते हैं तो हम बेसिकली अपनी एजेंसी के अंदर दोनों तरीकों से चार्ज करते हैं। फिक्स्ड मंथली रिटेनर्स भी चार्ज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज भी चार्ज करते हैं, परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड। व्हाट इज द रियल पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस इन टुडेज मार्केट एंड रियलिस्टिकली हाउ मच कैन वन एक्सपेक्ट टू अर्न एट डिफरेंट स्टेजेस। देखो, मैं अगर आपको मोटा मोटा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करूं तो एजेंसी बिजनेस में अच्छा खासा मार्जिन जो है वो होता है। अगर आप छोटी टीम के साथ काम कर रहे हैं, लेट्स से 4 to 5 पर्सन्स के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका जो प्रॉफिट है वो 30% से 40% तक हो सकता है। जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, उनका प्रॉफिट 70% से 80% होता है, उनका कुछ स्पेंड ही नहीं होता है।
उनका जो स्पेंड होना है वो लैपटॉप वगैरह में होना है, थोड़े बहुत वो टूल्स वगैरह बाई करते हैं तो उसमें होना है। तो अगर वो 1 लाख रुपीस जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मैं फ्रीलांसर्स की बात कर रहा हूँ, तो 20 से 30 हजार से ज्यादा वो नहीं खर्च करते हैं, 20 से 30% केवल, और 70% टू 80% उनका प्रॉफिट होता है। बट इससे काम नहीं चलने वाला है ना। मतलब 1 लाख का उन्होंने रेवेन्यू किया और 70,000 से 80,000 रुपए अगर वो प्रॉफिट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है ना हर महीने वो प्रॉफिट हो। किसी मंथ अगर रिटेनर्स नहीं हो पाए, क्लाइंट चले गए हो, कुछ टाइम तक क्लाइंट्स आपको नहीं मिले, तो फिर वो साल के एंड में ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज आउट हो जाए। अब होता क्या है कि फ्रीलांसर्स ना कुछ इस तरीके से काम करते हैं जहां पर जो है वो उनको इस टाइप से जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। बट अगर आप प्रॉपर एजेंसी वगैरह की तरह काम करेंगे तो प्रॉफिट आपकी शुरुआत में हो सकता है कम हो, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो आपके शुरुआत में जो है वो प्रॉफिट कम होंगे और थोड़े टाइम तक आपके प्रॉफिट कम ही रहेंगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके प्रॉफिट जो है वो काफी बढ़ जाएंगे और नंबर बहुत बड़ा जो है वो हो जाता है। जैसे अगर आप प्रॉपर एजेंसी रन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में 20% का भी अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, और लेट्स से अगर आप 20 लाख का मंथली रेवेन्यू कर रहे हैं, तो आप घर जो है वो लेकर जाएंगे आप 4 लाख रुपीस पर मंथ, जो कि एक फ्रीलांसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल है। मैंने यहाँ पर केवल 20% का प्रॉफिट माना है और यहाँ पर मैं 80% का जो है वो प्रॉफिट मान रहा हूँ। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्रीलांसर्स हैं अगर, और फ्रीलांसर की जो अर्निंग है अगर आप उससे सेटिस्फाइड है तो ठीक है, अदरवाइज टाइम के साथ आपको एजेंसी में इवॉल्व होना पड़ेगा। जो 4-5 लोगों की एजेंसी होती वो थोड़ा सा और ज्यादा अर्न कर लेती, जहां पर पर्सन जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए जो है वो घर लेकर जा सकता है। ये अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है अगर आप प्रॉपर एजेंसी रन कर रहे हैं, अगर आप निश में एजेंसी रन कर रहे हैं तो ये अमाउंट जो है बहुत बड़ा हो सकता है। बट अभी भी इंडिया के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस है इसको एक बुटीक बिजनेस की तरीके से देखा जाता है। ये बहुत स्केलेबल बिजनेस जो है वो नहीं होता है, बिकॉज ये पीपल डिपेंडेंट जो बिजनेस है वो है। आप कितना भी इसको ऑटोमेट करने की कोशिश करें, आप जो ह्यूमन लेयर है वो एजेंसी से नहीं हटा सकते। एजेंसी काफी ह्यूमन डिपेंडेंट जो है वो बिजनेस है। इसीलिए अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्टर्स किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? टेक बिजनेसेस में, सैस बिजनेसेस में, जहां सॉफ्टवेयर वगैरह का जो लेवरेज है वो उनको मिल जाता है, टेक्नोलॉजी का लेवरेज मिल जाता है। ह्यूमन लेवरेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई जो है वो इन्वेस्टर्स नहीं करते, उनको बहुत कम टाइम में ना बहुत ज्यादा रिटर्न्स चाहिए होता है। तो बहुत स्केलेबल बिजनेस नहीं है, बट ऐसा नहीं कि स्केलेबल नहीं हो सकता। अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर अगर मैं 100 एजेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 100 एजेंसीज में आपको 1 से 2 एजेंसीज ही ऐसी मिलेंगी जो जनरली 10 CR से ज्यादा का रेवेन्यू जो है वो कर रही है। और एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 करोड़ का रेवेन्यू बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है, बट बहुत ही कम एजेंसीज होंगी जो इतना रेवेन्यू कर रही होंगी। 90% ऑफ द एजेंसीज की अगर मैं बात करूं तो ऐसी एजेंसीज होंगी जो 10 से 30 लाख पर मंथ के बीच का जो रेवेन्यू है वो कर रही है। बट खुश क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ दैट परसेंटेज मार्जिन मेरे भाई। इस रेवेन्यू पे अगर वो 20% 25% जो है लॉजिकली बचाकर लेकर जा रहे हैं, मान के चलते हैं 20 लाख पकड़ लेते हैं, तो 20 लाख पे 20% का मतलब 4 लाख पर मंथ हो गया। तो अगर कोई फाउंडर 4 लाख पर मंथ बचा कर लेकर जा रहा है, प्रॉपर बिजनेस है, इसको भी भविष्य में उसको स्केल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खुश रहता है। बट जो आपका क्वेश्चन है इसको मैंने इतनी डिटेल में इसलिए कवर किया क्योंकि आज भी बहुत सारे जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज होते हैं उनके बाद उनको बताया जाता है कि आप तुरंत का तुरंत एजेंसी जो है वो ओपन कर लेंगे। ये गलत तरीका है। तुरंत का तुरंत आप एजेंसी नहीं ओपन कर पाएंगे, बट हाँ तुरंत का तुरंत आप जॉब कर सकते हैं, तुरंत का तुरंत आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, किसी फ्रीलांसर के साथ आप काम कर सकते हैं, किसी एजेंसी में आप सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने तुरंत का तुरंत एजेंसी ओपन करने की कोशिश करी तो शुरुआत में आप बहुत ज्यादा जो गलतियां हैं वो करेंगे। देखिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि कुछ चीजें अनुभव से ही आती, एक्सपीरियंस से ही आती। नेक्स्ट यहाँ पर साहिल भाई का क्वेश्चन है, this is Sahil from Chandigarh. I left my job 6 months ago and started my agency. Initially, I wasn't clear about my niche, so I worked with local clients like car detailing brands and doctors. Right now, I am handling video editing, shoots, and meta ads. We are getting decent results, but I feel more like a freelancer than an agency. देखो वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी भी पुराने वाले कमेंट्स के साथ। आई हैव रियलाइज्ड माय इंटरेस्ट इज मोर इन बिजनेस एंड सेल्स एंड आई वांट टू फोकस ऑन क्रिएटिंग रियल वैल्यू एंड स्केलेबल ग्रोथ फॉर क्लाइंट्स. I am a bit unsure whether I should continue on this path or pivot. I did really appreciate your guidance. देखो भाई पहली बात तो ये कि इसका आंसर आपको खुद से ही सोचना होगा। अगर आपको लग रहा है कि आप भविष्य में स्केल कर पाएंगे तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं स्केल नहीं कर पाऊंगा फिर आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। जो सेल्स वगैरह का आपने इंटरेस्ट बताया, तो देखो जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, अगर आप
टीम नहीं बना रहे हैं तो सारे काम आप ही को करने पड़ेंगे। और जैसे ही आपके पास टीम आ जाएगी, मान के चलते हैं आपने 3-4 लोगों को भी हायर कर लिया, उनको परसेंटेज दे दो, जिस भी बेसिस पे आप चाहो उनको रख सकते हो, मतलब आप एज अ पार्टनर भी उनको जोड़ सकते हो। और अगर आपको सेल्स पसंद है, बिजनेस ग्रोथ पसंद है, फिर आप जो अपना फोकस है वो सेल्स के ऊपर ला सकते हैं। देखिए, कभी भी लोग मेरे से पूछते हैं ना कि एक ऐसी स्किल जो फाउंडर के पास होना जरूरी है, मुझे ये लगता है सेल्स। हम सेल्स ही कर रहे होते हैं, एज अ फाउंडर मैं भी सेल्स ही कर रहा हूँ। लॉजिकली अगर देखा जाए तो जो मैं वीडियोस यहाँ पर जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये मेरी फनल के अंदर टॉप ऑफ द फनल एक्ट करता है। सब लोगों को पता है, इतने समझदार हैं हर कोई आज के टाइम में जो मेरा चैनल देख रहा है, उनको पता है कि उमर सर वीडियोस इसीलिए बना रहे हैं। शायद यहाँ से जो लोग सीखते हैं वो बाद में पेड कोर्सेज के अंदर इनरोल होते होंगे। यहाँ पर जिन लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है वो हमारे पास इंक्वायरी करते हैं, सर्विसेज के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो सबको पता है ये टॉप ऑफ द फनल का कंटेंट है। तो ये कंटेंट भी एज अ सेल्स कंटेंट की तरीके से यूज हो रहा है। जब मैं किसी मीटिंग्स में बैठता हूँ, क्लाइंट्स को क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, कोलैबोरेशंस वगैरह कर रहा होता हूँ या हायरिंग कर रहा होता हूँ, हर जगह मैं कुछ ना कुछ बेच रहा होता हूँ। कहीं पर मैं अपनी सर्विसेज बेच रहा होता हूँ, कहीं पर मैं अपनी कंपनी की अथॉरिटी बेच रहा होता हूँ। भाई साहब, अगर मुझे किसी अच्छे टैलेंट को हायर करना होता है ना, वहां पर भी मैं अपनी कंपनी की अथॉरिटी, कंपनी के अचीवमेंट्स, जो हमारी कंपनी का अभी स्टैंड है, करंट स्टैंड, उसको सेल कर रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ ना अपनी कंपनी के बारे में कि हमारी कंपनी ये कर रही है, ऐसे कर रही है, आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपकी इस टाइप से ग्रोथ होगी। ये सब क्या है? सेल्स है। तो एज अ फाउंडर, ट्रस्ट मी, 90% ऑफ द सिनेरियोज में आप सेल्स ही कर रहे होंगे और बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। अब मैं इसका बड़ा मजेदार एग्जांपल आपको बताता हूँ। हम लोग के पास बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेने। उन बिजनेस ओनर्स के ऊपर हम उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। ध्यान समझिएगा, जो बिजनेस ओनर्स खुद से एड्स चलाने की सोचते हैं, तो मान के चलते हैं 2 लाख का, 3 लाख का पर मंथ का बजट है। अब बिजनेस ओनर को मेटा एड्स या गूगल एड्स आता है, इट्स वेरी गुड अगर आपको मेटा एड्स या गूगल एड्स आता है। बट आप अगर डेली 2-3 घंटे उसमें इन्वेस्ट कराएं, जिस काम को आप आउटसोर्स कर सकते हैं या जिसके लिए अगर आप चाहें तो टीम हायर कर सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं। अब फाउंडर को क्या लगता है ना कि यार ये काम ना मैं ही सबसे अच्छा कर सकता हूं। देखो, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं इस वीडियो की एडिटिंग करने बैठूं ना तो मैं बहुत अच्छी कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने कहां पर क्या बोला और यहां पर क्या चीज मुझे दिखानी है। एडिटर उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं कर पाएगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 जब आप सजेशंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे वो इंप्रूव हो जाएंगे और इवन आपसे बेहतर जो एडिटिंग है वो कर पाएंगे। बट फाउंडर्स को क्या लगता है, अगर मैं ये काम करूंगा तो बहुत अच्छा करूंगा। सही है, वो बिल्कुल सही कह रहे हो, बट आप सब काम नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका क्या रोल है। तो एक्चुअली जो फाउंडर का रोल होता है ना, वो ग्रोथ का ही रोल होता है। मेरा क्या काम है कि मैं प्लान्स बनाऊं, टीम के साथ मीटिंग करूं, राइट कैंडिडेट्स को लेकर आऊं, ठीक है, फंड्स का अरेंजमेंट करूं। ये फाउंडर का बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है, जिसको लोग नहीं समझते हैं कि फाउंडर का ये काम है कि बजट एलोकेशन अपनी कंपनी के अंदर कैसे करना है, किस डिपार्टमेंट को कितना अमाउंट जो है वो देना है। अगर कोई नई चीज स्टार्ट करे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बजट की प्लानिंग कैसे करनी है, पैसा कहां से लेकर आना है, डेट लेकर आनी है या जो फंड्स कंपनी के पड़े हुए हैं उसको यूज करना है, ये सब कैसे यूज है, ये सारा काम किसका होता है? फाउंडर का होता है। अगर आप बैठ जाएंगे क्लाइंट्स को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिन भर में कितने क्लाइंट्स मैनेज कर पाएंगे आप? 2, 3, 4, 5 से ज्यादा आप क्लाइंट्स नहीं मैनेज कर पाएंगे मेरे भाई। तो जब 5 से ज्यादा आप क्लाइंट नहीं मैनेज कर पाएंगे तो स्केल कैसे करेंगे? इसी में फंसे रहेंगे और इसमें छोटी बड़ी बहुत चीजें होती हैं जिसमें आप फंसे रहेंगे। आज का जो संडे चर्चा है वो थोड़ा सा एजेंसी, फ्रीलांसर्स, इनके अराउंड आई थिंक सो ज्यादा हो रहा है। टीम ने इसी टाइप के क्वेश्चंस को पिक कर लिया है। बट आप अगर खुद से ही क्लाइंट्स मैनेज करेंगे तो आप फ्रीलांसर की तरीके से ही काम कर रहे हैं। धीरे 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 कोशिश करिए कि आप उसको एजेंसी में कैसे इवॉल्व कर सकते हैं। इसमें टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं कि एजेंसी में आप इवॉल्व कर पाए, बिकॉज आप शुरुआत ही एज अ फ्रीलांसर करते हैं। बट धीरे धीरे आप अपनी टीम को जोड़ने की कोशिश करें। जब मैं जॉब करता था और जॉब करने के बाद जब मैंने जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ने के बाद जब मैंने चीजों को स्टार्ट किया, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मैंने सबसे पहले यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया था। मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारी चीजें थे, मैं डे 1 से काफी अच्छी बड़ी टीम जो है वो बना सकता था, मेरे कॉन्टेक्ट्स अच्छे थे। बट मैंने एनर्जी कहाँ डालनी शुरू करी? अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, बिकॉज मुझे पता था कि जो चीज मेरे को सबसे अच्छी आती है, मतलब पढ़ाना, उसमें बहुत बेहतर कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे जो है वो मैंने प्रोजेक्ट्स के लिए, एजेंसी के लिए जो है वो टीम को हायर करना शुरू किया। छोटा ऑफिस से शुरुआत करी, फिर बड़े ऑफिस की तरफ गए। इस टाइप से जो चीजें हैं वो होती। तो ये आपको भी जो है वो करना पड़ेगा। हो सकता है मेरी लर्निंग में थोड़ा सा टाइम लगा हो या मैंने जल्दी कोई चीज कर ली हो, आपको हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए। बट ऐसा मत समझिए कि मेरे पास यूट्यूब है तो मेरे पास लीड जनरेशन का एक बहुत बड़ा लेवरेज है। इट्स नॉट लाइक दैट मेरे भाई।
बहुत सारी इंडिया के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो हमसे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना रेवेन्यू कर रही हैं। कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई ऑर्गेनिक प्रेजेंस नहीं है, कोई पर्सनल ब्रांड नहीं है। एड से लीड जनरेट करें, रेफरेंस से बिजनेस मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू बिजनेस मिल रहा है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। भाई साहब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस लग जाइए और एक डायरेक्शन को पकड़ लीजिए, उसी में ग्रो जो है वो चलते जाएंगे आप। आई थिंक सो बहुत डिटेल में क्वेश्चंस क्लियर हो गए और बहुत सारे लोगों को इसमें मदद मिली होगी। सर, वन वीडियो ऑन क्रिएटिंग ऑफर्स एज वेल फॉर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस एंड फॉर सर्विस बेस्ड बिजनेसेस एज वेल। हाँ, इस पे मैं बात करूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, जब भी आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बिल्कुल लेमैन भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पर $1 लगा रहे हैं तो मैक्सिमम आप वहां से कितना निकाल सकते हैं। जितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं, दैट इज बेसिकली द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इसीलिए आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे होते हैं और मेजरली आप इसमें पेड एड्स के ऊपर रिलाई करते हैं। और पेड एड्स के सक्सेस के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट ऑफर्स। ऑफर्स क्या है? अब जैसे अगर आप देखें तो हमने 7 कोर्सेज इन 1 का एक बंडल जो है वो निकाला हुआ है। ये क्या है? हमारे वेबसाइट के ऊपर जितने भी कोर्सेज है सबको हमने कंपाइल कर दिया एक ही बंडल के अंदर और एक बहुत अच्छा ऑफर, एक बहुत अच्छा रेट जो है वो उसके ऊपर दे दिया। नाउ दिस इज ऑफर। ऑफर का मतलब हमेशा डिस्काउंट नहीं होता है, इस बात को आप समझिए। ऑफर जनरली इसलिए भी क्रिएट किए जाते हैं सो दैट जो आपका रेवेन्यू है वो बढ़ सके। अब लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने डिस्काउंट दे दिया या मैंने कॉस्ट कम कर दी तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है कम हो रहा है। अगर मैं यूनिट वाइज देखूं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, बट कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो आप ज्यादा रेवेन्यू कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट रेवेन्यू आपका जो कम प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी एक बड़ा अमाउंट बनता है। भाई साहब, बिजनेस के अंदर कैश फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लेके बैठे रहोगे, कोई टर्नओवर ही नहीं है, कोई कैश फ्लो ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपका बिजनेस एक डेड साइकिल में है। तो कई बार आप ऑफर्स इसलिए भी क्रिएट करते हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड्स ऑफर्स लेकर आती हैं। आप देखो ना, बिग बिलियन डेज की सेल आती है, अमेजॉन की सेल्स आती है, फ्लिपकार्ट की सेल्स आती है। कौन सी बड़ी बड़ी वेबसाइट सेल्स वगैरह नहीं लेकर आती, बट स्ट्रैटेजिकली आप उसको कैसे कर रहे हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग कैसी है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। अब लोग बोलते हैं अरे सर, हमारी बड़ी प्रीमियम ब्रांड है, हम डिस्काउंटेड रेट में नहीं लाएंगे वरना लोगों को लगेगा कि ये हमेशा सेल्स ही प्रोवाइड करते हैं। भाई साहब, एप्पल भी कभी कभी ऑफर्स लेकर आ जाता है। आप देख रहे हैं ना, एप्पल जैसी ब्रांड, कोई भी ब्रांड आप लीजिए, ऑफर जरूर लेके आती है। हाँ, बहुत लग्जरी, बहुत प्रीमियम, या जो उस गेम के अंदर है कि भाई ठीक है स्कैरसिटी पे खेल रहे हैं कि नहीं हम तो 5 ही घड़ी बनाएंगे, तो वैसी ब्रांड तो आप नहीं बना रहे हो ना कि हमने तो केवल 10 घड़ियां निकाली है, 5 ही घड़ियां निकाली। अब देखो, स्ट्रैटेजिकली जो आप देखते हो ना कि प्रीमियम मॉडल्स निकाले जाते हैं, ये क्या है? कुछ 1,50,000 रुपए गाड़ी के ऊपर कॉस्ट बढ़ा दी गई, प्रीमियम मॉडल्स निकाल दिए गए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस उसके अंदर कर दिया गया, फेसलिफ्ट मॉडल्स आ गए। ये क्या है? सब ये सब ऑफर्स की ही फनल्स हैं। ये थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के, आपको पता नहीं चला। आपके दिमाग में क्या है? ऑफर का मतलब हमेशा प्राइस को कम कर देना। वो क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है इसलिए हम लोग ऑफर को उसी तरीके से देखते हैं, बट देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस आल्सो। हमने जैसे पैकेज बनाया तो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना उस पैकेज के अंदर, और थोड़ा सा आपको ऑफ करनी पड़ेगा। बट आप अगर देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कोर्स लेट्स से 3,000 का सेल कर रहे हैं और 5 कोर्सेज सेल कर रहे हैं तो कंपनी 15,000 का रेवेन्यू करे एग्जाम्पल के तौर पे। वहीं पे 13,000 का अगर हम एक कोर्स सेल करें तो रेवेन्यू कितना हो रहा है? 30,000। प्रॉफिट परसेंटेज मान लेते हैं, यहां पर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है लेट्स से 10%। हम घर लेकर कितना जा रहे हैं? 1,500 रुपए। अब यहां पर मान के चलता हूं कुछ मैंने ऑफर दे दिया, लेट्स से हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज ओवरऑल घट गया, 8% हो गया, बट ये नंबर तो 1,500 से ज्यादा ही है ना। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी तो आपके पास ज्यादा है। अगर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास ज्यादा होगी तो इस प्रोडक्ट को आप और ज्यादा इवॉल्व कर पाएंगे, आप इस अमाउंट को और ज्यादा डिफरेंट चीजों में बिजनेस को ग्रो करने में लगा पाएंगे। अब आप सोचो नहीं हमें ऑफर नहीं देना, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। किसी भी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि ऑफर्स कैसे क्रिएट करते हैं। बात करूंगा इसके ऊपर, वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भाई साहब। और परफॉर्मेंस मार्केटियर को आज के टाइम में ऑफर बनाना आना चाहिए। आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप लोगों की नजर में नहीं आ पाएंगे अगर आप ऑफर नहीं बना पाते हैं। ऑफर, फनल्स, नंबर्स, मैथ्स, ये सब अगर आपकी क्लियर नहीं है भाई साहब, आप परफॉर्मेंस मार्केटियर नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। आई थिंक सो ये सारी चीज आपको क्लियर हुई होगी। नया क्वेश्चन है यहाँ पर, सर आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ कैन आई जनरेट अ गुड प्रॉम्प्ट फॉर एड कॉपीज, कैन यू मेक अ वीडियो फॉर रिगार्डिंग दिस। अरे यार, बहुत बेसिक चीज आप पूछ रहे हो। सिंपली जो आपकी प्रॉब्लम है ना उसको जो है वो माइक में बोलना शुरू करो, और जो भी आप एआई यूज करें, चैट जीपीटी यूज करें, परप्लेक्सिटी यूज करें, क्लॉड यूज करें, उसे बोले कि इसका डिटेल्ड प्रॉम्प्ट जो है बना दो। अपनी प्रॉब्लम अगर आप ठीक से समझा पा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बना दो, वो खुद से आपको बनाकर दे देगा और उसको यूज कर लें कहीं पर भी। और आज के टाइम में एआई जो है वो
समझ जाते हैं। तो प्रॉम्प्टिंग कुछ बहुत ही अलग चीज जो है वो नहीं है। अब इस कहानी को समझिए आप, हम लोग भी रील्स बनाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस की रील्स बनाते हैं, बट हम क्या बोलते हैं उसमें कि अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो नीचे ये कमेंट कर दीजिए, हम आपको प्रॉम्प्ट जो है वो डीएम कर देंगे। बट क्या वो एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट हर सिनेरियो में यूज होगा? नहीं। मेरे सिनेरियो में वो प्रॉम्प्ट जो है वो यूज हो रहा है, बट अलग अलग सिनेरियो में थोड़े से प्रॉम्प्ट में मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अगर मैं वो प्रॉम्प्ट बना सकता हूं तो आप क्यों नहीं बना सकते? बट वो प्रॉम्प्ट मैं या मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स वो प्रॉम्प्ट आपको इस तरीके से क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं सो दैट आपकी लीड कैप्चर हो सके और उस लीड के बेसिस पे हमारा डेटाबेस बन सके। बात समझ रहे हैं आप? तो ये सारी जो चीजें हैं वो होती हैं, और इसलिए बेसिकली थोड़ा सा प्रॉम्प्ट वगैरह की ज्यादा बात हो रही, बट बहुत आसान है प्रॉम्प्ट। आपकी जो प्रॉब्लम है बोल दीजिए, प्रॉम्प्ट बन गया अपने आप। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, आई हैव एन इशू, आई हैव अ न्यू गूगल account of ads and it does not show me the search volume in it. How can we add the search volume? I don't have old account. अब देखो भाई साहब, गूगल एड्स भी मजेदार चीज है। गूगल एज अ बिजनेस क्या चाहेगा कि आप उसके प्लेटफॉर्म पे पैसे खर्च करो। तो जब तक आप उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसे नहीं खर्च करोगे तब तक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो है सर्च वॉल्यूम का, जो ग्राफ आता है इस तरीके से, वो आपको ग्राफ वो नहीं दिखाएगा। सर्च वॉल्यूम की जो रेंज है वो भी थोड़ी सी हिडन करके आपको दिखाएगा। मोटी मोटी रेंज जो है वो आपको दिखाएगा, थोड़ी स्पेसिफिक रेंज आपको नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? भैया शुरू करो ऐड रन करना, हम दिखा देंगे आपको। आप चाहते हो सारा मजा जो है हम आपको बिना पैसे ही खर्च किए जो है वो दे दें? ऐसा वो नहीं चाहता है। वो चाहता है आप कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ से लेकर ना जाओ, एसईओ वगैरह ना करो, आप जो है वो कीवर्ड रिसर्च करो और एड्स रन करो। आई थिंक सो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, अगर पुराना एड अकाउंट नहीं है या उसमें एड्स आपने नहीं रन किए हुए, अगर आप एड्स रन कर लेंगे तो उसमें डेटा आपको दिखने लगेगी। हर्षल भाई का क्वेश्चन, सर आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज एंड आई नो सो मच दैट समटाइम्स इट फील्स लाइक आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर सो मेनी इयर्स बट प्रैक्टिकली आई एम स्टिल वीक. I have identified many market gaps and have also created different business models based on them that I want to implement. But sir, even though I have a lot of knowledge, how can I make myself practically strong in digital marketing? भाई प्रोजेक्ट करके, काम करके, तो काम के लिए या तो आप इंटर्नशिप करें या कहीं पर जॉब करें। आप हमेशा इस चीज में मत रहना मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को ये मौका मिलेगा तो मैं तीर मार दूंगा। भाई साहब, ये थ्योरेटिकल नॉलेज अलग होती है, और जब तक वो अप्लाई नहीं होगी, अप्लाइड फॉर्म में आप उसको नहीं लेकर आएंगे, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो काम के पीछे जाइए, इंटर्नशिप करिए, जॉब करिए। आई एम ऑल्सो डूइंग अ गूगल एड्स कोर्स फ्रॉम यूटी डिजिटल मीडिया एंड आई हैव कंप्लीटेड मेटा एड्स थ्रू योर यूट्यूब कोर्स. आई डू नॉट हैव मच बजट, so I have decided to start my career in digital marketing as an ad specialist. Sir, based on your experience, do you think I can start my career in digital marketing as an ad specialist? यार वो तो जब आप काम करने जाओगे ना तब डिसाइड होगा कि आप एड स्पेशलिस्ट की तरीके से स्टार्ट कर पाओगे या आप इंटर्न की तरीके से स्टार्ट कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है और जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उनको दिया जाता है तो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लॉजिकली परफॉर्म कर पाते हैं। कई लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होती है बट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जब दिया जाता है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। बट ज्यादातर सिनेरियोज में जिनकी थ्योरेटिकल नॉलेज यानी कि जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं और उसको वो अप्लाइड कर ले जाते हैं, वो जनरली सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पर छोटी जॉब से भी शुरुआत करने का मौका मिल रहा है, अरे भाई करो, अगर कंपनी ठीक है तो करो, अगर आप अच्छा काम करोगे तो ऐसे ही ग्रोथ हो जाएगी, उसमें टेंशन की बात नहीं है। प्लीज गाइड मी सर, एंड सर कैन आई गेट अ जॉब एज एन एड स्पेशलिस्ट? हाँ, मिल भी सकती है, प्रोवाइडेड कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपके पास स्किल सेट जो है वो होना चाहिए। सो ये थे आज के संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस। आई थिंक सो बहुत सारे लोगों को वैल्यू मिली होगी। अगर आपको हमारे कोर्सेज को चेकआउट करना है तो आप learn.umartasveer.com के ऊपर विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं वहां पर। कोई डाउट्स आ रहा है तो नीचे नंबर्स दिए होंगे, उसके ऊपर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। So that's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.